हमारी पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बुआ बबुआ की जोड़ी को प्रधानमंत्री मोदी का प्रयागराज दौरा ठीक नहीं लगा है। आज दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी के संगम स्नान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव का तंज, पीएम मोदी ने लोगों से वायदा पूरा नहीं किया, इसलिए वो स्वच्छता कर्मियों के पांव धो रहे हैं। कल पीएम मोदी ने संगम में कार्यक्रम किया, इस पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। कल पीएम मोदी ने कुंभ के स्वच्छता कर्मियों के पांव धोए थे। अखिलेश यादव ने कहा, मोदी सरकार ने क्या किया ये जनता ने देखा है। वहीं मायावती ने बयान जारी किया, कहा संगम में शाही स्नान से मोदी सरकार के पाप धुलेंगे। मायावती ने कहा कि मोदी सरकार ने जनता से वादा खिलाफी की है। पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा सियासी विरोधियों को चुभ रहा है। कल पीएम ने संगम में स्नान किया, फिर पूजा पाठ किया। बाद में उन्होंने कुंभ मेले के स्वच्छता कर्मियों के पांव तक धोए। पीएम की इस पहल से हर कोई हैरान था, लेकिन यूपी के दो पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मायावती को इसमें सियासत दिख रही है। दोनों नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीएम ने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए। कम से कम प्रधानमंत्री जी स्नान लेने तो ठीक लिया, लेकिन पता नहीं किसने क्या बताया कि ये भी करना ज़रूरी है जिससे चुनाव जीता जाएगा। मैं समझता हूँ गरीब जनता देख रही है कि उसको क्या मिला है। 5 साल में केंद्र सरकार ने क्या क्या दिया है, जो वादे कितने पूरे हुए हैं। ये जो वादे पूरे नहीं हुए हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब काम हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने देश की जनता को आहत करने वाला बयान दिया है। आपको बता दें, आर्टिकल 35A की बात करते करते वो देश से, जी हां, भारत से रिश्ता खत्म करने की बात करने लगे। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर पर आपत्तिजनक बयान दिया है। सोज ने कहा, जम्मू कश्मीर से 35 से हटने पर दिल्ली से कश्मीर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। आज सोज ने जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेता हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सोज का बयान कश्मीर के अलगाववादियों की विचारधारा से मेल खाता है। सोज ने कहा कि आरएसएस आर्टिकल 35A और धारा 370 को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने आज सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे डाली। सोज ने कहा कि अगर कोर्ट में या कोर्ट के बाहर धारा 35A को खत्म करने की कोशिश की गई तो कश्मीर का रिश्ता दिल्ली से टूट जाएगा। सोज ने कहा कि जब रिश्ता खत्म होगा तो लोग विद्रोह करेंगे और वो इस विद्रोह का साथ देंगे। मेरा मानना यह है कि 35A सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हो जाए या बाहर हो जाए, दिल्ली का शासन करे, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कश्मीर के लोग कहेंगे 370 चला गया, फिर रिश्ता क्या रहेगा यूनियन के साथ। अब आरएसएस इंप्रेशन उनको देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि 35A खत्म करो और 370 खत्म करो। ये नहीं हो सकता है। क्यों? यूनियन का जम्मू कश्मीर के साथ, मुझे ज्यादा कहना चाहिए कश्मीर के साथ रिश्ता खत्म हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान ने भारत के अब अंदरूनी मामलों में दखल देनी शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर से 35 से ना हटे, इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, राष्ट्रवादी ताकतें एक देश एक कानून चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 35A को हटाने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। 35A से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने 35A का जिक्र कर बयान जारी किया। पाकिस्तान ने कहा, 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर की आबादी में बदलाव की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्टिकल 35A की वजह से विशेष दर्जा मिला है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 35A पर सुनवाई टालने की अपील की है। राज्यपाल शासन का हवाला दिया है।
पाकिस्तान सरकार के विदेश मंत्रालय ने 35A के जरिए देश के अंदरूनी मामलों में दखल की कोशिश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इसे हटाकर जम्मू कश्मीर की आबादी में बदलाव की कोशिश की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से 35A को हटाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। 35A के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं हैं। NGO वी द सिटीजन्स इस मामले पर जल्द सुनवाई चाहता है। वहीं महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के अलगाववादी 35A को हटाने का विरोध करते रहे हैं। पहले 370 जाना चाहिए। 35A सुप्रीम कोर्ट में है तो वो अपनी गति में चलेगी। 370 को हम संविधान में साफ लिखा है कि उसको राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से रद्द हो सकता है, पार्लियामेंट की वोट जरूरत नहीं है। 35A के बारे एक ही है कि ये पार्लियामेंट के बिल में नहीं इसको शामिल किया गया। ये राष्ट्रपति से उन्होंने आदेश लेकर जवाहरलाल नेहरू ने करवाया। ऐसा लगता है जैसे तमाम साजिशें, तमाम हमले, तमाम सियासी लड़ाइयां वो सिर्फ और सिर्फ इस रियासत को निशाना बनाने के लिए रचाए जा रहे हैं। हम अपनी सैद्धांतिक रूप से अपनी पोजीशन इस पर स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम जैसे नीतीश कुमार जी ने कहा भी, आर्टिकल 370 में किसी प्रकार का फेरबदल पर हम इस वक्त समर्थन नहीं दे सकते हैं। हम उसके खिलाफ हैं और उससे जुड़े हुए जो क्लॉजेस हैं, आर्टिकल 35A की भी बात हो तो हम नहीं समझते कि ये समय है जब इस पर कोई पहल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लिए मर मिटने वाले शहीद जवानों को अलग तरह से श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली में आज नेशनल वॉर मेमोरियल का अनावरण होगा। आज पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित करेंगे। दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 2015 में केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। अब बनकर तैयार हुआ है। 15 मीटर ऊंचे नेशनल वॉर मेमोरियल में 4 चक्र बनाए गए हैं। देश के सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने के लिए ये स्मारक बना है। इस वॉर मेमोरियल में 25,942 शहीद सैनिकों के नाम लिखे हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक 4 चक्रों पर आधारित है। सबसे अंदर का केंद्रीय चक्र अमर चक्र है, जहां पर 15.5 मीटर ऊंचे ग्रेनाइट के स्तंभ अमर जवान के तौर पर स्थापित किया गया। उसके बाहर वीरता चक्र है, जहां तांबे के म्यूरल्स के जरिए भारतीय सेनाओं के शौर्य को दिखाया गया है। तीसरा चक्र त्याग चक्र है और यहाँ भारत की आज़ादी के बाद से अब तक देश की सरहदों की हिफाजत के लिए शहीद हुए 25,942 सैनिकों और अधिकारियों के नाम फेरे गए हैं। सबसे बाहर का चक्र रक्षक चक्र है, जहां पेड़ों की कतारें हैं जो सरहदों पर खड़े हुए सैनिकों का प्रतीक है, जिनके साए में देश महफूज रहता है। आज देश को ऐसा स्मारक मिलने वाला है जिसमें आजादी के बाद देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले जवानों के नाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल का अनावरण करेंगे। 4 लेयर में बने इस मेमोरियल में सेना, नौसेना और वायुसेना की 6 अहम लड़ाइयों का जिक्र है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल बेंगलुरु में उन्होंने ये कहा कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम पहली बार वोट डालने वालों के साथ न्याय करते हैं या नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को संदेश दिया है। बेंगलुरु में निर्मला सीतारमण ने कहा, चुनाव के बाद बहुमत वाली सरकार आना जरूरी है। कुछ महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की जनता को आगाह किया। उन्होंने कहा कि बहुमत वाली सरकार नहीं आई तो देश 50 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुमत के बिना उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। उन्होंने बहुमत की ताकत के बारे में बात की और पीएम मोदी की तारीफ भी की। If we are laid back, or if we are going to sort of take it easy kind,
and if you lose the momentum for having a strong, good majority supported government, we'll be facing a setback of 50 years at least. क्या प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? यूपी के मुरादाबाद में इसे ही लेकर पोस्टर लगे। इस बीच दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा है कि विदेश में संपत्ति को लेकर रॉबर्ट वाड्रा को पेशी से छूट नहीं मिल सकती। वाड्रा को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया। यूपी के मुरादाबाद में वाड्रा के चुनाव लड़ने के पोस्टर लगाए गए। वाड्रा ने फेसबुक के जरिए राजनीति में आने के संकेत दिए थे। रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर ईडी में सुनवाई चल रही है। रॉबर्ट की पत्नी प्रियंका वाड्रा को कांग्रेस में पूर्वी यूपी की कमान सौंपी गई है। बीजेपी ने कहा वाड्रा के राजनीति में आने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुरादाबाद में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रॉबर्ट वाड्रा से लोकसभा चुनाव लड़ने की गुजारिश की है। इसके लिए मुरादाबाद में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कुछ दिनों पहले ये संकेत दिया था कि वो राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी को पूर्वी यूपी की कमान कांग्रेस ने पहले ही सौंप रखी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रॉबर्ट पश्चिमी यूपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे, लेकिन बीजेपी रॉबर्ट को लेकर गंभीर नहीं है। बीजेपी ने रॉबर्ट को लेकर निशाना साधा है। ये जो पीआर सियासी सर्कस है, उस पीआर सियासी सर्कस में जोकर की एंट्री बाकी थी और वो जोकर की एंट्री अब धीरे धीरे दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि ये जो महाविलावटी माल है उसमें प्रोटेक्शन डेट से पहले एक्सपायरी डेट दिखाई पड़ने लगी है। This you should avoid it, and it is not a statement expected from Mr. Naqvi. Mr. Naqvi must feel ashamed of the language which he has used. पोस्टर को किसने साइन किया? पोस्टर तो वही खुद लगा लेता है। तो फ्रॉड में तो कोई उसका लिमिट ही नहीं है। और जो आने चाहते हैं राजनीति में, हम कौन होते हैं रोकने के लिए? वो तो सबका मूलभूत अधिकार है, परंतु चोर है उसके नाम पर उसकी कैंपेन चलेगी। और मेरी राय में वो ये सब अपना सेल्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, वो आखिर में आएगा नहीं। अगली खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां बड़ी हिंसा के बाद वहां के सीएम का बयान आया है। उन्होंने कहा कि वो भविष्य में पीआरसी यानी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट का मुद्दा नहीं उठाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा भविष्य में भी पीआरसी का मुद्दा नहीं उठाएंगे। राजधानी ईटानगर समेत कई इलाकों में पीआरसी के मुद्दे पर हिंसा भड़क गई थी। कल प्रदर्शनकारियों ने अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोगना मेन का घर जला दिया। 6 समुदायों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव के विरोध में हिंसा भड़की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीआरसी की वजह से उनके हितों और अधिकारों को ठेस पहुंचेगी। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के दौरान भीड़ हिंसक हो गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से वहां बसे 6 समुदायों को परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट देने के प्रस्ताव पर स्थानीय लोग भड़क गए। रविवार को वहां पर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने उप मुख्यमंत्री चोगना मेन तक को नहीं बख्शा और उनके घर को भी आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के बाद आज अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग मानी जा चुकी है और भविष्य में भी पीआरसी के मुद्दे को सरकार नहीं उठाएगी। आज भी हमने चीफ सेक्रेटरी के थ्रू से ऑर्डर हम लोग ने निकाला है कि इसका पीआरसी मैटर को हम लोग टेकअप नहीं करेंगे। और मैं अभी जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता है उस सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि पीआरसी मैटर को सरकार कभी भी आगे में भी टेकअप नहीं करेंगे। ये क्लियर कट मैसेज मैं अपना जनता को मैं पहुंचाना चाहता हूँ। इस पूरे मैटर को लेके मैंने डायरेक्टिव दिया हुआ है कि इसको पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा डिटेलली होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अभी सरकार का जो स्टैंड है पीआरसी के ऊपर में ये बहुत ही क्लियर है कि हम लोग इसको टेकअप नहीं करेंगे। तो इसका बावजूद भी जो इंसिडेंट हुआ है तो मैंने ऑलरेडी
कमिश्नर लेवल का एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी मैंने कमिश्नर लेवल का गठन कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि पूरे जो सच्चाई जो है पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है। इस घटना के बाद सभी ने स्थानीय लोगों से शांति की अपील की है। फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट ने मैसेज दिया है कि वो लोग इस पीआरसी को नहीं टेबल करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ इशू होना नहीं चाहिए। और मेरी विनती यही है कि ओवरऑल स्टेट में शांति हो, और पब्लिक से भी यही विनती है कि वहाँ पे अगर शांति होगी तो फिर ये बातचीत हम लोग आगे कर सकते हैं। उसके बाद अरुणाचल के मुख्यमंत्री के घर जला के उससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमारे देश के एक अटूट हिस्सा है, और इसीलिए जो भी हम कदम उठाएंगे या हमारी प्रांतीय सरकार जो बीजेपी की सरकार उठाएगी वो अपने राष्ट्रीय हित में ही करेंगे। और इसको पब्लिक को नापसंद हो तो इलेक्शन के टाइम में अपना रोष व्यक्त करें।